हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड में सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, इस असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए क्या आपको योग्यता चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, ये वैकेंसी कब तक रिलीज होगी, नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कुल संभावित पद कितने हो सकते हैं, एज का क्राइटेरिया क्या है, तैयारी किस तरीके से करनी है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप तैयारी करते आए तो आपको पता होंगी चीजें। अगर आप पहली बार इस एग्जाम में बैठने वाले तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते जाइएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो आपके मन में सवाल होगा, जो बहुत सारे एस्पिरेंट यही देख करके इस वीडियो के अंदर आए हैं, वो ये हो सकता है कि सर ये वैकेंसी कब तक रिलीज होगी। ठीक है, कब तक इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आ सकता है। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर इसमें एक्सपेक्टेड पद कितने हो सकते हैं। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश पीएससी का ट्रेंड रहा है असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती को निकालने का पिछले कुछ सालों के अंदर, चाहे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, ये लगभग आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर ही आता है। ठीक है, मतलब अगर देखें तो वही 28, 29, 30 इन्हीं डेट्स के अंदर दिसंबर में नोटिफिकेशन निकाला जाता है। लगभग लगातार 3-4 सालों से यही ट्रेंड चला आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस साल भी आपका वर्ष 2023 असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर निकाला जाएगा। मतलब आप मान लीजिए कि 28, 29, 30 दिसंबर तक आपका मध्य प्रदेश एई 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ये पिछले कुछ विश्लेषण हमारे कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये तो डाउट हो गया कि बहुत संभावना है कि जो वैकेंसी है ये दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगी। अब इसमें पद कितने हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा पिछली बार इसके अंदर जो वैकेंसी थी, जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही कम पद थे। ठीक है, 18-20 पद टोटल आए हुए थे। ठीक है, इस बार संभावना है चूंकि डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पद एई के खाली हैं, पिछली बार नहीं आई है। और जैसा पीएससी का ट्रेंड है कि अल्टरनेट ईयर्स के अंदर वैकेंसी अच्छी खासी आती है। जैसे कि 2020 के अंदर वैकेंसी कम थी, 21 के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आई, 400 से प्लस वैकेंसी आई। 2022 में फिर वैकेंसी कम है। 2023 के अंदर उम्मीद है कि वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खासी मतलब कितनी, उम्मीद कर सकते हैं 200 प्लस वैकेंसीज आपको एई की देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर इस बार, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा लास्ट दिसंबर के अंदर। दिसंबर लगभग आधा गुजर चुका है, 10-15 दिन के अंदर आपके सामने नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, और आपको जो संभावित पद है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। ये बात जब तक नोटिफिकेशन के अंदर नहीं आ जाती कितने पद है, इसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम बस उम्मीद लगा सकते हैं कि इतने पद इसके अंदर हो सकते हैं। किस बेसिस पर, चूंकि डिपार्टमेंट के अंदर 500 के आसपास एई के पद खाली हैं, 50% हमेशा रिक्रूटमेंट दी जाती है। उस बेस पर हम कह रहे हैं कि लगभग लगभग 200 के आसपास है, 200 से प्लस पद आपके हो सकते हैं इस बार असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर। ठीक है, ये दो हो गए आपके सबसे बड़े जो सवाल हैं आपके मन में उनके बारे में। अब बात करते हैं जो एस्पिरेंट इस एग्जाम में पहली बार बैठने वाले या बैठ रहे हैं, पैटर्न के बारे में समझना चाहते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, उम्र क्या, क्राइटेरिया क्या है, और किस तरीके से इस एग्जाम का सिलेबस है, किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, सब कुछ समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो भैया समझिए ध्यान से, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो यहाँ से अब डिटेल में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सबसे पहला जो आपके मन में सवाल होगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले सवाल यही कि भैया एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, मतलब कौन से एस्पिरेंट इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले जिनके पास बीटेक की डिग्री होती है, ठीक है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो सभी एस्पिरेंट इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। कर रखी है मतलब आपका डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर है, फाइनल सेमेस्टर के अंदर है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, फाइनल ईयर एस्पिरेंट एमपीपीएससी ए के अंदर एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब बीटेक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दिन आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है क्या सर इसके अंदर अदर स्टेट अलाउ होता है। बिल्कुल सर, इसके अंदर आपका अदर स्टेट अलाउड होता है, चूंकि ए की वैकेंसी है, इसके अंदर आप भारत के किसी भी स्टेट से तो आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। आप किस पद के लिए एलिजिबल होंगे, तो जो आपकी अनरिजर्व्ड की वैकेंसी होगी यूआर की, ठीक है, उस पद के अंदर आप अदर स्टेट वाले एस्पिरेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार का डोमिसिल यहां पर नहीं देना होता है। जो मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट होते हैं उनको डोमिसिल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अगर आप अदर स्टेट से तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, अदर स्टेट से तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फाइनल ईयर एस्पिरेंट भी आपको फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। अब जब आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपके पास एक एग्जाम लिया जाता है। बहुत अच्छी जो है भैया, मध्य प्रदेश के अंदर एक सिंगल एग्जाम और एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है एक गेजेटेड पोस्ट के अंदर। अगर मैं इसके ग्रेड पे की बात करूं तो 5400 आपका इसका ग्रेड पे होता है, यानी कि एक गेजेटेड पोस्ट होती है मध्य प्रदेश के अंदर। एसडीओ बनते हो आप सभी डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका टोटल सिलेबस क्या होता है।
अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो पहले आप जब फॉर्म भरोगे तो एक आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होता है आपका एमपीपीएससी का ऑफलाइन मोड पे, ठीक है। ओएमआर सीट पर आपका जो है तो पेपर होता है, ओके। और उस पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। एक पेपर होता है, सबसे पहले एक एग्जाम होता है, एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। ये 150 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका खंड आ, जिसे हम बोलते हैं खंड आ, मतलब जिसके अंदर मध्य प्रदेश आता है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान होता है तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होता है, मतलब कुछ कंप्यूटर का पार्ट जिसे हम आईसीटी बोलते हैं, साथ में कुछ मध्य प्रदेश जी के होता है और कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पूछा जाता है। इसके आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन चूंकि 3 नंबर का है तो 1/3 टोटल हो गया 150 नंबर का आपका नॉन टेक पार्ट होता है, जिसे हम खंड आ यानी कि पार्ट ए कहते हैं। खंड बा के अंदर जिसे पार्ट बी कहा जाता है, उसके अंदर आपके संबंधित ब्रांच से, चूंकि ये वैकेंसी अलग अलग ब्रांचेस के अंदर आती है, चाहे आपके सिविल की बात कर ले, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, एग्रीकल्चर की, इन 4 ब्रांचेस के अंदर ये भर्ती आती है, ठीक है। तो आपके संबंधित ब्रांच से आपकी जो है तो इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए, उसके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पार्ट बी होता है पूरी तरह से आपका टेक्निकल होता है, इसके आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। इसका डिटेल सिलेबस आपकी ब्रांच पर डिपेंड करेगा, आपकी सिविल है तो सिविल के सब्जेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल मैकेनिकल, और सिविल है तो कृषि इंजीनियरिंग आपके एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर से होंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, माने 300 नंबर का आपका टेक्निकल का। ये दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, बस पार्ट अलग अलग होता है। टोटल 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। समय आपके पास होता है 3 घंटे का। पेपर ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर होता है, ठीक है। और आपकी अगर बात करें तो टोटल पूर्णांक आपके 450 होते हैं पेपर के रिटर्न एग्जाम में। 150 क्वेश्चन, 450 नंबर। माइनस मार्किंग भी बिल्कुल माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग होती है आपकी 1/3 की, ठीक है। कितने की? 1/3 की। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर काटे जाएंगे, चूंकि सही करने पर 3 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। ये आपकी माइनस मार्किंग होती है। इसके बाद जब आप एक बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, इससे आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। मेरिट बनने के बाद जैसे मान लीजिए लेट सपोज आपकी टोटल वैकेंसी 100 पोस्ट है, ठीक है, 100 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो आप इंटरव्यू के लिए 3 गुना प्लस सेम नंबर, ठीक है, 3 गुना प्लस सेम नंबर, ये आपके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होते हैं। मतलब 300 एस्पिरेंट और प्लस वो एस्पिरेंट जिनके समान अंक होंगे, सेम नंबर, ये लगभग लगभग आपके 400 के आसपास, 370 380 हो जाते हैं, ठीक है। तो 370 380 एस्पिरेंट होंगे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब ये कह सकता हूँ कि लगभग लगभग 4 गुना एस्पिरेंट इंटरव्यू में जाते हैं। मतलब आप इंटरव्यू के अंदर एक वैकेंसी के लिए, एक पोस्ट के लिए 4 एस्पिरेंट का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। इस 50 में से आपको जितने नंबर मिलते हैं, ये केवल आपका इंटरव्यू जो देना है, यहाँ पर कोई ऐसे मिनिमम मार्क्स नहीं होते। जब आपका रिटन एग्जाम होता है उसके अंदर आपके मिनिमम मार्क्स होते हैं। मिनिमम मार्क्स का मतलब है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो आपको 40% लाना मैंडेटरी होता है दोनों सेक्शन के अंदर। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, पार्ट ए के अंदर भी आपको 40% स्कोर करना है, पार्ट बी के अंदर भी आपको 40% स्कोर करना होता है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 35% स्कोर करना होगा, और अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 30% स्कोर करना होगा, ठीक है। और ये लागू होता है दोनों सेक्शन के अंदर, खंड ए और खंड बा दोनों के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई है। आगे चलते हैं भैया। इसके बाद अगर आपको 50 इसके अंदर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपको जितने मार्क्स मिलेंगे वो आपके रॉ मार्क्स जो आपने सीबीटी, मतलब आपने जो पेपर के रिटर्न एग्जाम के अंदर हासिल किया है, उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और फाइनल आपका जो 500 अंक होगा, उसमें से आपने जितने मार्क्स पाए, मान लीजिए आपने 30 नंबर पाए, ठीक है, ये किसके किसके, इसके अंदर आपके रिटर्न एग्जाम के मार्क्स भी ऐड हो गए और इंटरव्यू के भी। इसके बाद आपकी जो है तो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी जितनी वैकेंसी है उसके बेस पर, और जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, आपको डिपार्टमेंट के लिए। वो तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, तो आपके चुने गए डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। एक सिंगल रिटर्न एग्जाम, एक इंटरव्यू, और आप मध्य प्रदेश के अंदर एक गजेटेड पोस्ट पर एसडीओ बन सकते हो इनिशियल डेज से, मतलब आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हो। सिंपल सा पैटर्न है मध्य प्रदेश पीएससी का। अब बात करते हैं क्वेश्चन से लेवल की कैसा रहता है। तो देखो भैया, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहता है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो देखो मध्य प्रदेश इसमें 3 पार्ट में, जो आपका खंड आ होता है जिसको अपन नॉन टेक कहते हैं, इसको अगर हम नीचे समझे तो ज्यादा बेहतर आप समझा पाऊंगा मैं आपको। पैटर्न आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर भी एक बार फिर से विचार कर लिया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा अपन किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, जो 150 क्वेश्चन है आपके, वो किस किस पार्ट से आने वाले हैं। एज की एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एज के बारे में क्वेश्चन आएगा आपके मन में। सर कौन कौन से एज के लोग एलिजिबल है? भैया अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग 40 साल तक एलिजिबल है, 21 से 40 साल, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये काउंट कब होगा? तो ये हर साल जैसे काउंट किया जाए, मान लीजिए भी आपकी वैकेंसी 2023 के लास्ट में आएगी, तो 1 जनवरी 2024 से एज काउंट करेगी, ठीक है। अगर आती है तो, मैं बता रहा हूँ, अगर 2023 के लास्ट में आ जाती है तो 1 जनवरी 2024 से एज काउंट होगी। 21 साल से लेकर 40 साल तक आप भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी,
और इसके अंदर अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यानी कि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है उसको भी अगर ऐड कर लें तो इन सभी एस्पिरेंट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। मतलब इन सभी के लिए जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 45 वर्ष। अब चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के दौरान जो एस्पिरेंट के लिए कुछ स्पेशल छूट दी थी 3 साल की, वो पुरानी वैकेंसी के अंदर थी पिछले साल, अगर वो इस साल भी आपको मिलती है, ठीक है, तो ये 3 साल और ऐड हो जाते हैं इसके अंदर एज के अंदर, और फिर ये सब के अंदर ऐड होते हैं। जनरल की 43 हो जाती है और इसकी 48 हो जाती है। लेकिन ये कब होती है? ये होती है आपकी जब आपको कोरोना कार्ड ही मिलता है, स्पेशल छूट मिलती है। तो अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशल थी, इस बार मिलती है कि नहीं मिलती, और फाइनली जो ऑफिशियल है वो इतनी ही होती है। ठीक है, इतना आपका एज क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो भैया आपके सामने सिलेबस है, ये 2022 का पैटर्न है, हर साल यही पैटर्न रहता है, टेंशन मत लीजिए, चेंज नहीं होगा। ठीक है, खंड आ की बात कर लेते हैं। खंड आ के अंदर सबसे पहले मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का है, 130 की माइनस मार्किंग है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, इसके बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 10 टॉपिक होते हैं इसके अंदर। मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है आपको, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ना है। ठीक है, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की घटना, ये करंट अफेयर है इसका, मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और राष्ट्रीय लेवल पर भी सब कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना है। ये करंट अफेयर होता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी आपका ये क्या होता है? ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी होता है, ICT। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो है तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक है, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, सीधी सी बात है, क्लियर कट। मतलब 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली MPGK से देखने को। ठीक है, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको देखने को ये वाले टॉपिक से, करंट अफेयर मध्य प्रदेश का। कुछ लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश से 35 आता है, वो 35 आता है इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर भी ऐड हो जाते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर ऐड हो जाते हैं इसलिए कभी कभी वो 35 32 ऐसे हो जाते हैं। वो बेसिकली 30 स्टैटिक जीके होंगे, 10 करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर आपका MP का भी होगा, इंडिया का भी होगा और आपका इंटरनेशनल भी होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके ICT। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? ICT। ये टोटल मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। क्वालिफाइंग है, 40% आपको लाना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोग का ये केवल क्वालिफाई ना होने की वजह से वो बाहर हो गए। पार्ट बी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो ऐसा नहीं करना कि इसको अंडर एस्टिमेट करना है कि आप पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो पार्ट ए को आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पार्ट ए के अंदर भी आपको स्कोर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पास सेक्शनल कट ऑफ है, तो आपको दोनों के अंदर बराबर स्कोर करना ही पड़ेगा, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं अगली वीडियो की, अगले टॉप सिलेबस पार्ट की। पार्ट बी आपका जो है तो ये तो इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको देख सकते हैं। अगला चलते हैं, ये आपका किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 10 यूनिट देखने को मिलेगी। ये 10 यूनिट बेसिकली 10 सब्जेक्ट हैं। अगर पहले बात करो तो इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस आता है। हर सब्जेक्ट से लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 10-10 क्वेश्चन आते हैं जो कि PSC का फिट होता है। ठीक है, लगभग लगभग, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे, पर लगभग फिट होता है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 10 क्वेश्चन। ये आपका सोम वाला पार्ट है। ठीक है, कुछ पार्ट इसके अंदर सोम या टॉस बोल सकता हूँ, सोम टॉस मिला जुला सिलेबस है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का मिला जुला सिलेबस जिसे कहते हैं, ये आपके यहाँ से। यूनिट 2 के अंदर स्टील डिजाइन है, 10 क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके बाद यूनिट 3 के अंदर RCC यहाँ से भी बनेंगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, CPM एंड पार्ट जिसे बोलते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से। इसके अंदर आपका जो है तो QSC वाला पार्ट भी ऑलरेडी ऐड होता है, तो आपका QSC प्लस दोनों आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है CPM पार्ट के अंदर इसमें डिवाइड हो जाता है, 5 क्वेश्चन QSC आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक, यूनिट 4 के अंदर ही दोनों। फिर बात कर लेते हैं अपन किसकी? यूनिट 6 की। यूनिट 6 में वाटर रिसोर्स है, इरिगेशन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली इरिगेशन भी है, हाइड्रोलॉजी भी है, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी देख। आगे अगर बात करते हैं अपन, ये बस थोड़ा सा ब्रॉड है। यूनिट 7 की बात करते हैं, इसके अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, केवल फ्लूइड मैकेनिक्स है। OCF पढ़ना है आपको। ठीक है, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है आपको, हाइड्रोलिक्स के बाद आपको OCF पढ़ना है। मशीन नहीं पढ़ना है, ठीक, मशीन छोड़ बिल्कुल छोड़ देना, मशीन आपको नहीं पढ़ना वाला पार्ट नहीं। यूनिट 7 के अंदर यहाँ से भी आपके 10। रेलवे इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। 9th टॉपिक है आपका हाईवे एंड एयरपोर्ट। ठीक है, 10th टॉपिक आपका जियो टेक्निकल, फाइल मैकेनिक, फाइल प्लस एक्सप्लोरेशन प्लस फाउंडेशन। ठीक है, ये आपके यहाँ से 10, टोटल आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। लेबल टेक्निकल का इस बार बहुत अच्छा था। अब देखिए ये हर साल वेरी भी करता रहता है, ऐसा नहीं कि किसी साल टेक्निकल इजी आ गया, किसी साल नॉन टेक्निकल टफ हो गया। तो ये मतलब हर साल के पेपर में वेरी करता रहता है। जैसे इस बार की अगर बात करता हूँ 2022 एनालिसिस की, मैं सेपरेट वीडियो में से लेके आऊँगा, बट एक जनरल आइडिया देता हूँ। 2022 के एनालिसिस की बात करें तो जो MPGK वाला पार्ट था, मतलब जिसे पार्ट ए कहते हैं, वो थोड़ा एवरेज था। मतलब ईजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट के, मतलब मॉडरेट टू ईजी, मॉडरेट बोल।
ठीक ठाक था। आराम से लड़के 35, 38, 40 तक बना के आए हैं। 35 तक तो 35 तो सबने बनाया हुआ है, ऐसा कह सकते हो आप। तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक था, एवरेज था, एवरेज बोल सकते हो, ईजी टू मॉडरेट था, है ना? पर उसी केस में आप देखो पार्ट भी जो था, पार्ट भी ठीक ठाक लेवल का था। पार्ट बी में 30-40 क्वेश्चन ईजी थे, 20-30 क्वेश्चन ठीक मॉडरेट थे और 20-30 क्वेश्चन टफ लेवल के थे। तो पार्ट बी आपका ठीक, मतलब कभी ये तो पार्ट ए टफ आ जाएगा, ये तो पार्ट बी टफ आ जाएगा, कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इनको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी इसके अंदर नैया पार लग सकती है। क्योंकि एक ही पेपर होता है, कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि सीबीटी आपका अच्छे तरीके से लिया जाता है। इसके बाद बस आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पास आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सर इसके लिए टाइम कितना मिलेगा एग्जाम के लिए। अब देखो भाई, अगर इसका नोटिफिकेशन आता है आपका, मैं मान लेता हूँ कि दिसंबर में, जो कि 99% संभावना है दिसंबर में नोटिफिकेशन लास्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है? अगर नोटिफिकेशन आता है दिसंबर लास्ट वीक में, तो आपका जो है तो आपको समय कितने महीने मिल सकता है? अगर पिछले साल का डाटा देखें तो आपको लगभग एग्जाम आपका अक्टूबर में गया था तो मिल गया था, लगभग 8-9-10 महीने का टाइम मिल गया था। अगर इस बार उतना समय नहीं मिलता है, तो हो सकता है 4 महीने के अंदर भी एग्जाम हो जाए। जैसा कि प्रिंसिपल का देख लो आप, प्रिंसिपल एग्जाम आया 3-4 महीने के अंदर हो भी गया, का इंटरव्यू की डेट भी आ गई, बीपीएससी अच्छे मूड में है, सारे एग्जाम आपके टाइम पे हो रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि ये एग्जाम भी आपका 3-4 महीने में हो जाए। और चूंकि सिलेबस है बड़ा, अगर आप शुरुआत से करेंगे तो लगेगा समय, और अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल तैयारी मत रोकिएगा, रिवीजन में प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है? आपको अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, बिना किसी डिले को करते हुए, ठीक है? क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर, अगर आप फोकस करना चाहते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी होती है और आपको एक गजेटेड पोस्ट मिलती है, एक एग्जाम से और एक आपका इंटरव्यू से, मतलब ठीक-ठाक बढ़िया पोस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग रह के जॉब करना। ये इसका स्टेटस है कंप्लीट। आई थिंक आपको सभी को इन्फॉर्मेशन पूरी मिल चुकी होगी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स से तैयारी कैसे करें? तो देखो यार, इसके लिए आप जानते हैं 10 सिविल पॉइंट की टीम दिन-रात काम करती है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अभी आपने हमारा प्रिंसिपल एग्जाम के अंदर देख रखा होगा। शानदार बैच हमारा चला है। बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं। 250-300 एस्पिरेंट हमारे ग्रुप के अंदर है जो ऑलरेडी हमारे सेलेक्टेड हैं। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी अपना डाटा भी नहीं बता रहे। हाँ, मतलब अभी जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा 250-300 लोग जो सेलेक्टेड हैं, ठीक है? हमारे कंप्लीट कोर्सेज़ से, हमारे एप्लीकेशन। तो एमपीपीएससी ए में भी इस बार यही प्लान है हमारा, डेडिकेशन के साथ लगना है और मैक्सिमम सिलेक्शन टीसीपी से निकाल लें। इसके लिए हमने अभी ऑफिशियली अपना एक गंतव्य बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? गंतव्य बैच लॉन्च किया हुआ है। कहाँ पर मिलेगा आपको ये बैच? आपको कुछ नहीं, सिंपल जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ से आपको द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है? वहाँ पर आपको द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, जाकर के आप गंतव्य बैच सर्च कर सकते हैं, ठीक है? गंतव्य बैच के अंदर एमपीपीएससी की डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट कर दी गई। वहाँ पर आपके प्रॉपर वे के अंदर क्लासेस चल रही हैं। चाहे आपकी पहले क्लासेस होगी, आपको दोनों प्रकार के मिलते हैं, एक तो लाइव क्लासेस, दूसरा रिकॉर्डेड का भी एक्सेस मिलता है। आप जिस प्रकार चाहें देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देखें तो जल्दी सिलेबस फिनिश कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? डाउट सेशंस भी होते हैं, ठीक है? डाउट सेशंस भी सारे होते हैं। फैकल्टी आपके लिए 24/7 अवेलेबल होती है, आप कभी भी उनको मैसेज मेल कर सकते हो, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ अवेलेबल, बहुत शानदार, बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ ये बैच चल रहा है। एक बार आप विजिट कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप को, ठीक है? इससे अच्छा बैच अभी आपको इसके लिए नहीं मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्जाम पर डेडिकेटेड है, ठीक है? जब एग्जाम पर डेडिकेटेड है तो इसके अतिरिक्त किसी पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी और एग्जाम पर फोकस्ड नहीं है। आपको जो है तो इसमें डेडिकेशन देखने को मिलेगा और कंटेंट की क्वालिटी बहुत शानदार मिलेगी, ठीक है? तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं ऐप, डेमो वगैरह चेक कर लीजिए, और मैं तो कहता हूँ स्टार्ट कीजिए, देर करने की कोई ज़रूरत नहीं। नोटिफिकेशन है, कम समय एग्जाम हो जाता है, फिर एस्पिरेंट परेशान होते हैं कि सर सिलेबस नहीं फिनिश हो पाया। सिलेबस निश्चित तौर पर ब्रॉड है, सिलेबस फिनिश नहीं हो पाया, आप कैसे करें? तो ये देखो ऐसा है, अभी से तैयारी पे लग जाइए। एक ही सलाह है, जितना जल्दी स्टार्ट करिएगा उतना जल्दी सिलेबस क्लियर। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9340 888 9, ठीक है? या 737208 ये 2 नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। टीम हमारी आपको पूरी तरह से गाइड कर देगी किस तरीके से बैच को एनरोल करना है और किस तरीके से आपको आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, ठीक है? फर्दर कोई अपडेट चाहिए तो इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई अच्छे तरीके से। इसके बाद भी आपके कोई डाउट है तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा। एमपीपीएससी ए के लिए फोकस जो एस्पिरेंट है वो सभी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको टाइम टाइम पर इसकी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है? चलिए मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।